प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे साथियों। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की, आज के इस टॉपिक से आपको 1 से 2 नंबर जरूर मिलेगा। टॉप 40 टॉप 50 क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा। आपको पहले ये जानना होगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या रही है। आज हम आपके सामने लेकर आए सबसे पहले जनगणना का इतिहास। तो क्या रहा है जनगणना का इतिहास, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। दोस्तों पूरे विश्व में अगर मैं सबसे पहली बात करता हूं कि जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है, तो इजराइल में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था हजरत मूसा, और उन्हीं के एक भाई हुआ करते थे जिनका नाम था हारून। यानी कि सन 1500 ईसा पूर्व में सबसे पहले जो जनगणना कराई थी वो इन्होंने कराई थी। अब आप लोग एक क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये आप बार बार लिखते हो बीसी और ये लिखते हो एडी, इसका मतलब क्या होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं ईसवी और इसे हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब आज आप समझ लीजिएगा। ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो कहानी थी वो सब आपके होती है कहां पर, वो बीसी में आती है, और बाद की जो कहानी है वो एडी में आती है। बात क्लियर है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, तो आप कहोगे सर 563 साल बाद हुआ था। तो मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले इनका जन्म हुआ था। ये भी आप सोच सकते हैं। बात क्लियर होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारे भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक कब किया, तो हम बताएंगे 712 ईस्वी में किया था। हम ये कह सकते हैं जब उनके जन्म लिए हुए साल हो चुके थे 712, तब जाकर भाई किसने अटैक किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म लेके 712 साल बाद यहां मोहम्मद बिन कासिम अटैक करेगा। तो ये बात आप क्लियर कट कर लीजिएगा। एडी और बीसी का मतलब क्या होता है। एडी का मतलब होता है एना डोमनी और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया सबसे पहली जनगणना हुई थी जनगणना हुई थी आपके इजराइल में, और आज का इजराइल बड़ा खतरनाक हो चुका है, लगातार ईरान पर अटैक करता रहता है। ये लेटेस्ट न्यूज चल रही है। हमारे जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है जो राजनीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है, कौटिल्य कहे, चाणक्य कहे या विष्णुगुप्त कहे, उसमें भी आपको जनगणना की जानकारी मिल जाएगी। जनगणना के आंकड़ों को वहां पर भी दर्शाया गया था। इसके बाद अबुल फजल जिसने लिखी थी आईन अकबरी या अकबरनामा, जिसे लिखने में ऐसा लोग बताते हैं कि लगभग इतिहासकारों का मानना है कि 7 साल लग गए थे इस किताब को लिखने में। आईन अकबरी कहे या अकबरनामा कहे, इस किताब को लिखने में 7 साल का समय लग गया था। वहां पर भी जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया है। ये लिखा साफ साफ कि यहां भी जनगणना का उल्लेख है। मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं करूंगा साथियों, आप पहले समझ लेना इस चीज को। इसके बाद रोमन साम्राज्य के कैड्रेस्टल सर्वे में भी जनगणना की चर्चा की गई थी। ये ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद होगा क्या, अगर हम आधुनिक जनगणना की बात करते हैं तो आधुनिक जनगणना कराने वाले देश कौन कौन से हैं, अगर इस पे बात की जाए तो आधुनिक जनगणना जो पहली बार कराई गई थी वो कराई गई थी कहां पर, 1749 में, और स्वीडन में। ये पिछली बार एमटीएस के पेपर में सवाल पूछा गया है। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस सवाल का जरूर ध्यान रखिएगा। आधुनिक विश्व में जो जनगणना कराई गई थी वो पहली बार कहां पर कराई गई थी, तो वो कराई गई थी दोस्तों आपके 1749 में, और कराई कहां पर गई थी, स्वीडन में। 1790 के दशक में इसकी शुरुआत कराने वाला जो देश है वो अमेरिका है। अब हिस्ट्री पढ़ाने के बाद अब मैं आपको लेकर आता हूं करंट सिचुएशन क्या चल रही है, कि हमारे भारत में क्या इस समय कोई जनगणना चल रही है, उन सभी मुद्दों पर बात की जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम अपने भारत की जनगणना का इतिहास जानते हैं कि हमारे भारत में जनगणना कब रही है, कब तक चली है, कौन सी जनगणना का टाइम पीरियड क्या रहा है, जनगणना 10 साल कब से शुरू होना हुई है, इन सब बातों पर चर्चा की जाएगी। जैसा आप सभी को जानकारी है कि सन 1872 में हमारे भारत में पहली बार जनगणना की जाएगी, और कराने वाला कौन था, लॉर्ड मेयो। यानी कि हमारे भारत में जो पहली बार जनगणना कराई गई थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी 1872 में। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं किया इन्होंने कि हर 10 साल बाद जनगणना होगी, ऐसा कोई टाइम इन्होंने फिक्स नहीं किया था। इसके बाद आता है लॉर्ड रिपन, और इसी रिपन के शासनकाल के दौरान सन 1881 में भारत में नियमित जनगणना हुई। मतलब ये कहा गया कि अब भारत में हर 10 साल बाद एक जनगणना होगी, हर 10 साल बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी तो आपका जवाब 1872 आना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि हमारे भारत में नियमित रूप से पहली जनगणना कब हुई थी तो आपका जवाब यहाँ 1881 आना चाहिए। 1881 में हमारे भारत में पहली बार जनगणना कराई गई थी जो नियमित रूप से हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, और इन्हीं को कहा जाता द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। अब हमारे भारत में पहली जनगणना जो आज़ादी के बाद हुई थी वो हुई थी 1951 में, ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि हमारे भारत में पहले जनगणना तो 1872 में, नियमित रूप से 1881 में, और अगर आपसे पूछे कि आज़ादी के बाद कब हुई थी तो वो हुई थी आपकी 1951 में।
उस समय जो हमारे जनगणना आयुक्त हुआ करते थे उनका नाम था R.A. गोपाल स्वामी। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। और याद रखने के बाद अब जनगणना किसके अंतर्गत आती है? जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करती है, जिसके उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त कहलाते हैं। भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था? तो उनका नाम था W.C. प्लाउडेन। ये सवाल रेलवे ने करीब 10 बार पूछ लिया होगा। ये सवाल रेलवे 10 बार पूछ चुकी होगी, क्योंकि और आप पढ़ते नहीं है, आप डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे? 16वें जनगणना आयुक्त कौन है, 15वें कौन है, 11वें कौन है, बस आपको लगता है कि तुम्हारी जनगणना पूरी हो गई। जनगणना की जानकारी हमें 7वीं अनुसूची में मिलती है, और 7वीं अनुसूची को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। जरा ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी 7th शेड्यूल है, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा सारे फैक्ट। 7th शेड्यूल को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक आपकी यूनियन लिस्ट है, दूसरी आपकी स्टेट लिस्ट है, और तीसरी आपकी कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब समवर्ती सूची। इन 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट को पहले 97 विषय दिए गए थे, जो आज बढ़कर 100 हो गए हैं। स्टेट को 66 दिए गए थे, जो घटकर 61 हो गए हैं। और कॉन्करेंट को 47 दिए गए थे, जो 52 हो गए हैं। इन्हीं में से एक विषय है आपका सेंसस का। इन्हीं में से एक विषय सेंसस का, जो संघ सूची में दिया गया। ये सवाल पिछली बार दिल्ली पुलिस ने पूछा था कि बताइए संघ सूची, जो हमारा बैंक है, जो हमारी रेलवे है, जो हमारी जनगणना है, जो ये सारे केस कहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट मिल जाएंगे आपको जनगणना सहित। ये हमारी यूनियन लिस्ट का एक पार्ट है। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं साथियों। 2011 हमारे भारत की अंतिम जनगणना थी। अब मैं आपको डिटेल में कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। इसके बाद 1881 में हुई। इसके बाद 1891 में हुई, 1901 में हुई, 1911 में हुई, 1921 में हुई, 1931 में हुई, 1941। इसके बाद 1951, 61, 71, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 और 2021 में नहीं हो पाई थी बच्चों। इसका मतलब हमारे भारत में कितनी जनगणना अब तक हो चुकी हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तुक्का नहीं, 15वीं भी हो सकती है, 16वीं भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। रुक जाओ, आजादी से पहले कितनी हुई? तो यहाँ लिख लो सर, आजादी से पहले हुई 8, और आजादी के बाद कितनी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि अब जो हो रही है, जो अब जनगणना चल रही है फिलहाल में, जो नियमित रूप से कंप्लीट होगी हमारी 2027 में, जो पहली बार किस रूप में हो रही है? सर पहली बार जाति आधारित जनगणना हो रही है। हुई तो पहले भी थी, लेकिन इतनी पूरी तरीके से नहीं हुई थी जो इस बार हो रही है जाति आधारित जनगणना। जिसके अगर मैं आपसे पूछूं ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो सर उड़ीसा के रहने वाले हैं, जिनका नाम सुदर्शन पटनायक है, उनको बनाया गया है। ये वही व्यक्ति हैं जो रेत के कलाकार हैं। इनको पिछले साल मतलब 2025 में यूके में एक अवार्ड दिया गया था, जिसका नाम था फ्रेंड डोरिंगटन पुरस्कार। ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालो तो यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं मेरे भाई 2011 की जनगणना पढ़ाते हैं। जब तक 2027 वाली जनगणना कंप्लीट नहीं होती है, जब तक हमारे लिए 2011 की जनगणना इंपॉर्टेंट है। अब आप ये कहोगे सर 2011 की जनगणना के बाद तो 2021 की जनगणना होनी चाहिए थी, आपने 2021 कट क्यों कर दिया? 2021 में कोविड चल रहा था साथियों, इसी वजह से हमारे यहाँ पर 2021 की जनगणना नहीं हो पाई थी। 22 में फिर सरकार ने नहीं कराई, 23 में नहीं कराई, 24 में नहीं कराई, 25 में नहीं करी, 26 में शुरू करी, 27 में जाके कंप्लीट होगी। आ जाइएगा। अगर मैं 2011 की बात करता हूं तो साफ लिखा है यहाँ पे कि अभी हमारे भारत में सिर्फ 15 जनगणना हुई हैं, यानी कि आजादी से पहले 8 हो चुकी हैं और आजादी के बाद 7 हो चुकी हैं, और इस समय जो हो रही है वो 8वीं चल रही है। यानी कि कुल मिलाकर 2026 में जो जनगणना स्टार्ट हुई है अभी और 2027 में खत्म होगी, तो कुल मिलाकर मेरे भाई वो 16वीं जनगणना होगी और आजादी के बाद 8वीं होगी। 2011 की जनगणना का जो शुभंकर था वो था मैस्कोट, और इसके बाद इसका जो आदर्श था वो क्या था? वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आज हम चाइना से 2 चीज में आगे हैं, उनमें एक पहली पॉपुलेशन है और दूसरी चावल है, बाकी हर चीज में पीछे हैं। आज हमने, और हाँ दूध के मामले में भी आगे हैं, दूध के मामले में, चावल के मामले में, और हम भाई जनगणना के मामले में सबसे आगे चल रहे हैं पूरे विश्व में। आज दूध के मामले में और चावल के मामले में और मेरे भाई जनसंख्या के मामले में हम आगे आ गए हैं। जब 2011 की जनगणना हुई थी तो मेरे भाई 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब जनगणना से जुड़े हुए मेंबर जब आपके 11 अधिकारी आते हैं तो वो आपसे 29 सवाल पूछे होंगे, लेकिन इस बार उन्होंने जनगणना में सवाल भी बढ़ा दिए हैं। 2000 जो आपकी 26 की जनगणना हो रही है, इस बार 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको ये देखना कि सर कौन कौन से क्वेश्चन बने जाएंगे, इस पर एक वीडियो बना दो, तो यूट्यूब पे जाके आप वो वीडियो देखना। आप वहां पे लिखना कि जनगणना 2026 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सबसे ऊपर हमारे शॉर्ट मिल जाएंगे, आप उनको देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं दोस्तों, 16वीं जनगणना जो 2026-27 में होगी, यानी कि 26 में शुरू हुई, 27 में जाके कंप्लीट होगी। अब इस जनगणना के क्या मैं विशेष फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं। ये पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना होगी, पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखिएगा।
और 1931 में हुआ था कुछ ऐसा कि जाति आधारित जनगणना कराई गई थी, लेकिन इस बार पहला ऐसा होगा जो पूर्णतः जाति आधारित जनगणना होगी। इस बार की जो जनगणना है वो 2 चरणों में होगी। इस बार 34 लाख से ज्यादा कर्मचारी ऐसे होंगे दोस्तों जो जनगणना में काम करेंगे आपके लिए। पूरे भारत में ये लोग जनगणना को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अधिकांश भारत के लिए 1 मार्च 2027 है, लेकिन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि जनगणना 2027 को आप 2026-27 ही बोल सकते हैं, क्योंकि शुरुआत ये 2026 से ही हो जाएगी साथियों। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जनगणना 2011 में हुई थी लास्ट, और अब 2026 में हो रही है, यानी कि लगभग 16 साल बाद। उसका रीजन सिर्फ कोविड रहा, यानी कि कोविड की वजह से 2011 में बच्चों जनगणना हो पाई थी, लेकिन जब कोविड आया तो 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी। इस बार का जो शुभंकर है वो क्या है? वो है प्रगति और विकास। इस बार का जो शुभंकर है, इस बार का ब्रांड एम्बेसडर कौन है सर? वो है सुदर्शन पटनायक, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें यूके में फ्रेंड डोरिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब जनगणना का पहला चरण स्टार्ट हो चुका है, जो 1 अप्रैल 2026 से लेकर और 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। यानी कि यहाँ पर आपके घर की स्थिति क्या है इसका आकलन किया जाएगा, सुविधाएं कैसी हैं इसका आकलन किया जाएगा, आपके पास संपत्ति क्या है इसका डेटा आपसे लिया जाएगा, सरकार आपसे पूछेगी। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, अगर कोई जनगणना से जुड़ा हुआ व्यक्ति आपके घर आता है और वो आपसे किसी भी प्रकार का कोई अकाउंट नंबर, कोई आपसे ओटीपी मांगता है, तो इस प्रकार की जानकारी आप प्लीज ना दें, क्योंकि जनगणना कराते टाइम किसी भी प्रकार के ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों 2011 की अगर मैं जनगणना की बात करूं तो 2011 में हमारे देश की जो जनगणना थी, जनसंख्या थी, वो लगभग 121 करोड़ थी। बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या से ज्यादा हो गई है। मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे देश की हो गई है। इतनी जनसंख्या किसी के देश की नहीं है। आज हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ है। अभी कोई ऐसी ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है, न्यूज में लगातार ये आ रहा है कि 142 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हमारी हो गई है। जब 2011 में जनसंख्या हुई थी लास्ट टाइम, तो दोस्तों उस समय 51% पुरुष और लगभग 48.53% महिलाएं थी। जो पूरे विश्व की, अगर पूरे ऐसे मान के चलिए आप, अगर पूरे विश्व में 100 लोग रहते हैं तो 17 लोग भारत में रहते हैं। मतलब पूरे विश्व का लगभग 17.5% हिस्सा इकलौता भारत में रहता है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, 2001 से लेकर 2011 के बीच में हमारे भारत की पॉपुलेशन लगभग 17.7% बढ़ी है। आप सोचिए दोस्तों, हमारे भारत की जनसंख्या 17.7% बढ़ी है। अगर मैं बात करूं 1911 से लेकर 1921 का, 11 से लेकर 21 का, ये वो समय है जो भारत के लिए सबसे बुरा दौर रहा है। मैं इसे बुरा ही दौर बोलूंगा। वैसे तो भारत का सबसे बुरा दौर 1905 से शुरू हो जाता है। 1902 से आप मानना शुरू कर सकते हैं। 1902, 1905, 1906 सारे आप लोग मान सकते हैं। सारी डेट मैंने आपको बताई। 5 में बंगाल विभाजन हो गया, 6 से मुस्लिम लीग यानी कि अलग पार्टी अलग बना दी, और 7 में आते हैं तो कांग्रेस टूट जाती है, 8 में जाते हैं तो भारत में सबसे कम उम्र के बालक को फांसी दे दी जाती है, 9 में जाते हैं तो पार्लियामेंट अधिनियम आ जाता है। मतलब पूरी सिचुएशन खराब रहती है। 15-16 में जाके थोड़ा सुधरने की कोशिश होती है, जहां कांग्रेस के गरम दल नरम दल को एक करने की कोशिश की जाती है, जहां मुस्लिम लीग पार्टी जो बली थी उसको भी एक करने की कोशिश की जाती है। और होता यह है कि सब लोग यानी कि गरम दल, नरम दल, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये सब जाके लखनऊ जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वहां एक हो जाते हैं, और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिकाचरण मजूमदार जी। इसके बाद होता क्या है दोस्तों, 1921 की जनगणना को भारत का महान विभाजक वर्ष भी माना जाता है। 2011 की जनगणना देश की, अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, देखिए आज भी दोस्तों एक बात ध्यान से सुनो, हमारे देश में जो एक वर्ड होता है प्यार, ये प्यार आपको सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? ये प्यार आपको गांवों में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा शहर के मुकाबले। आज भी अगर हमारे भारत में 100 लोग रहते हैं तो 100 में से 68 लोग गांव में रहते हैं, मेरी तरह। समझ रहे हो ना, हम गांव के रहने वाले हैं। आप में से भी बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं मुझे गांव से देख रहे होंगे। अगर किसी को मोहल्ले में कोई दिक्कत हो जाए तो पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, जबकि शहरों में ये चीजें नहीं है अभी भी। अगर शहरों में तो तुम करोड़पति हो, अगला भी करोड़पति है, तो शायद वहां इतना प्यार नहीं है। मतलब वो यही कहना चाहता है कि अगर हमारे भारत में 100% लोग हैं, जिसमें से 68% लोग गाँव में और लगभग 31.20% शहर में रहते हैं, ये आपने ध्यान रखना होगा। इसके बाद मैंने कुछ आपको एक ऑफिशियल डेटा दिया है कि कब पॉपुलेशन बढ़ी है, घटने का तो कोई लॉजिक ही नहीं रहा, कब कब कितनी कितनी बढ़ी है, पूरा चार्ट लगाया, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। 1901 से लेकर 2011 तक का पूरा डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद हमारे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है?
अगर मैं सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करता हूं तो पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है, जिसकी जनसंख्या 2011 में लगभग 20 करोड़ के आसपास थी। 19,98,12,360 के आसपास थी 2011 में, बता रहा हूं। अब 11 से लेके 26 चल रहा है। पक्का पक्का मेरे पास कोई ऐसा डेटा तो नहीं है मैं बोल सकूं, लेकिन 24 करोड़ के आसपास हो गई होगी। ये एक अनुमान है, ये अनुमान है, टेंटेटिव है, ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, जब टेंटेटिव शब्द का प्रयोग एसएससी कर सकती है तो हम भी बोल दिए बच्चों, मतलब हो सकती है। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम भारत का वो राज्य है जो 1975 में हमारे भारत का कभी राज्य बना था, लेकिन आज भी हमारे भारत में सबसे कम पॉपुलेशन की जब बात आती है तो वो सिक्किम में है। यानी कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, लेकिन जब नीचे से चलते हैं सबसे लास्ट में तो सबसे लास्ट आता है दोस्तों आपका कौन सा, सिक्किम आता है। लेकिन अगर मैं 2026 की बात करता हूं, पॉपुलेशन बेशक कम हो लेकिन पूरे भारत में 2026 में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसकी है, वो सिक्किम की है, और सबसे कम किसकी है, वो अपने बिहार की। लेकिन अगर मैं मालदारी की बात कर रहा हूं, प्रति व्यक्ति मतलब पैसे वाला राज्य, वो सिक्किम पहले पे, बिहार लास्ट में आता है। अब ये तो होगी स्टेट की बात। अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटरी में है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में, हमारी राजधानी में, करीब 2 करोड़ के आसपास, और सबसे कम है लक्षद्वीप में। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि मतलब होता है 10 साल में कितनी पॉपुलेशन कहां बढ़ी है। मेघालय में 27% बढ़ गए, अरुणाचल प्रदेश में 26%, और सबसे कम कहां पर बढ़े, नागालैंड, यानी कि नागालैंड वालों ने पॉपुलेशन पर बड़ा कंट्रोल करा है। इसके बाद में अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा बड़ी दादर नगर हवेली में लगभग 55.5%, और सबसे कम बड़ी लक्षद्वीप में लगभग 6.3%। इसके साथ ही अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा हूं तो पूरे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रह रहे हैं भारत में। ये पूरे भारत का डेटा है। लेकिन अगर मैं जब राज्यों की बात कर रहा हूं तो राज्य में दोस्तों जनसंख्या घनत्व की जब बात की जाएगी तो उसमें सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बिहार हो जाएगा 1106। पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं तो वो हो जाएगी आपकी 1028, और न्यूनतम की बात कर रहा हूं तो दोस्तों वो कितनी, अरुणाचल प्रदेश की मात्र 17 लोग रह रहे हैं। एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, मात्र 17। यहाँ 17 रह रहे हैं और यहाँ 1106। देखो यहाँ कितनी घिचपिच होगी। फिर यहाँ बिहार में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, 10 करोड़ के आसपास तो उस समय थी, आज तो और ज्यादा हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व आप देखोगे 1100 नहीं है, 11,000 है सर, 11,320। अगर न्यूनतम की बात कर रहा हूं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है मात्र 46 है। ये पूरे डेटा के साथ आपको बता रहा हूं साथियों। इसके बाद में अगर मैं सेक्स रेशो की बात कर रहा हूं, यानी कि लिंग अनुपात की अगर बात की जाए तो अगर हमारे भारत में से 1000 पुरुष हैं, अगर पूरे भारत में 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या 943 है। बाकी आप देख लो 57 का क्या होगा, आप समझदार हो, 57 का क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो ढूंढते रह जाओ और फिर दिक्कत हो जाए। इसीलिए कहते हैं माँ बाप कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और मेहनत कर लो। आज भी बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं कि अगर घर में बेटा होता है तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, और बेटी हो जाए, बेटी हुई है। अबे गधो, आपसे कहना चाहूंगा कि बेटी अपने नसीब का खुद लेकर आती है, और जिस घर में बेटी पैदा हो जाती है और खासकर पहली बड़ी बेटी घर में होती है, उस घर की बात ही अलग होती है। लक्ष्मी उस घर में निवास करती है। यानी कि 1000 भारत में पुरुष अगर हैं तो 943 महिलाएं हैं। आज ये लड़का लड़की में जो भेदभाव है इसको करना बंद करो। आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां लड़कियों ने धमाल ना मचाया हो, चाहे खेल का मैदान हो या लड़ाई का मैदान हो या पढ़ाई का मैदान हो या कोई और फील्ड हो, आज लड़कियों ने हर क्षेत्र में अपने नाम का डंका बजाया है। इसके बाद अगर मैं आपको लेकर चलता हूं, सर्वाधिक लिंग अनुपात कहां पर है, केरल में 1000 पे 1084, तमिलनाडु में 996, सबसे कम है भाई साहब हरियाणा में बहुत दिक्कत है। अगर 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या 879 है, 879 है। जम्मू कश्मीर में तो 889 है, ठीक है। इसके बाद यानी कि सबसे ज्यादा कहां, वो मैंने आपको बता दिया, सबसे कम कहां वो आपको बता दिया। स्टेट में यूनियन टेरिटरी सबसे ज्यादा पुदुचेरी में और सबसे कम दमन दीव में है। इसके बाद ये देखिए आपको लेकर चलता हूं भाई कहां पर, ये डेटा पर आ जाओ। देखिए एक वर्ड होता है साक्षरता। साक्षरता क्या होती है, साक्षर किसे बोला जाएगा। देखिए हमारी मम्मी वो लास्ट पीढ़ी की मम्मी हो सकती है जिनका सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं है, जो खुद में अगर मैं उन्हें मोबाइल दे दूं, मम्मी लो मोबाइल चला लो, तो शायद वो मोबाइल ना चला पाए। उनका सोशल मीडिया पे कोई फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, कोई इंस्टाग्राम चलाना वो नहीं जानते हैं। लेकिन आजकल की माताएं, आजकल की बहनें, आजकल के छोटे छोटे बच्चे, उन सबको सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट चाहिए। कब हम 1 घंटा सोशल मीडिया पर निकाल देते हैं हमें खुद नहीं लगता है। देखिए जब आप से पूछा जाता है कि क्या आप साक्षर हो, तो आप कहोगे हाँ सर पढ़ा लिखा हूं, मैं साक्षर हूं। साक्षर होने का मतलब क्या है, साक्षर होने का मतलब यह कि अगर आपकी एज 7 साल से ज्यादा है, सुन लीजिएगा,
साक्षर उसको बोला जाएगा। आज घर में बच्चा 3 साल का हुआ तो मम्मी पापा उसको प्ले स्कूल में भेज देते हैं, जबकि हम तो गए थे, शायद आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम गए होंगे 4-5 साल के बाद, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं कि 2.5 साल जहां एज हुई चलो उसको स्कूल में भेज दो। तो अगर आपका बच्चा 4 साल का है, वो पढ़ना आपने ABCD उसको सिखा दी, वो बोल भी रहा है, वो साक्षर नहीं है, वो लिख भी रहा है, वो साक्षर नहीं समझा जाएगा। साक्षर वो समझा जाएगा जो भारत में बोली जाने वाली एक भाषा की जानकारी रखता हो, उसकी उम्र 7 साल से ज्यादा हो और लिखना पढ़ना जानता हो, उसे साक्षर माना जाएगा। और हमारे भारत की साक्षरता दर कितनी है? वो है गुरुजी 74.04%। मतलब अगर पूरे भारत में 100 लोग रह रहे हैं तो लगभग 74 लोग पढ़े लिखे हैं। सिंपल भाषा में मैं यूं कह सकता हूं। पूरे भारत में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा जो है वो है केरल का, लगभग 93.8% था, मैंने 94 लिख दिया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम। इसके बाद सबसे कम कहां पर है? बिहार में 61.80, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 65.45। ये है लिटरेसी रेट। आप याद रखिएगा, आपसे पेपर में सवाल कई बार पूछा जा सकता है। अगर मैं यूटी की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा कहां? लक्षद्वीप में 91.8, और सबसे कम कहां है? दादर नगर हवेली में 76.2% है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या की जब आप बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश में है। वो लोग ज्यादा गांव से प्यार करते हैं, ठंडा इलाका है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गोवा में है 37.8%। छोटा सा ही तो राज्य है। आपको पता होगी दोस्तों, गोवा 1510 से लेकर 1961 तक पुर्तगालियों का गुलाम रहा। 1961 में आर्मी कार्रवाई की गई और गोवा को मुक्त कराया गया। 1987 में गोवा को हमारे भारत का राज्य बनाया गया। आज अकॉर्डिंग टू एरिया हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा ही है। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गोवा में है दोस्तों, यानी कि सबसे ज्यादा जो गांव में शहर में रह रहे हैं लोग, वो गोवा के हैं, लगभग 62%। और सबसे कम बच्चों वो हिमाचल प्रदेश के 10% लोग हैं जो शहर में रह रहे हैं। बाकी गांव में रहना पसंद करते हैं वो लोग, उनको गांव ही अपना शहर जैसा उन्होंने बना रखा है। हिमाचल प्रदेश वालों ने बढ़िया इलाका, ऊपर ठंडा इलाका, आराम से रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक शहरी प्रतिशत दिल्ली के लोग, लगभग 97% शहर में रह रहे हैं। बस सीधी सी बात है, दिल्ली खुद राजधानी है यार। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या की बात करता हूं तो वो है भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, लगभग 37.7% के आसपास। इसके बाद अब यहां से कुछ फैक्ट आपके लिए बहुत जरूरी हैं वो समझने, मैं फिर आपसे कुछ क्वेश्चन भी पुटअप करूंगा। पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे भारत में एससी कितने हैं? देखिए, अगर पूरे भारत में एससी की बात करता हूं, पूरे भारत में एससी हैं 16.6%। ध्यान से सुनना, पूरे भारत में 16.6% है, और सबसे ज्यादा एससी आपके यूपी में है। अगर मैं एसटी की बात कर रहा हूं तो एसटी है 8.6%, और एसटी है कहां पर सर? मध्य प्रदेश में है। तो दोनों चीजें क्लियर कर लो, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं। जब 2011 की पॉपुलेशन हुई थी तो ये बताया गया था एससी की संख्या भारत में 20 करोड़ 14 लाख है, लेकिन हकीकत में अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो वो आपका 16.6% आता है। आप चाहो तो 120 करोड़ का, आप 20 करोड़ कितना होगा ये आप निकाल सकते हो, क्योंकि उस समय हम 120 करोड़ के आसपास थे। सबसे ज्यादा जो एससी है उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित सबसे ज्यादा कहां पर है दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार देश में एसटी ये 10 करोड़ 43 लाख हैं, और ये हैं कहां पर गुरुजी? ये एमपी में है सबसे ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा सारे एमपी में, सबसे ज्यादा एमपी में है। ये सामने ऊपर लिखा भी है, सबसे ज्यादा एसटी वाला राज्य कौन सा है? तो सर वो मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला लक्षद्वीप है बच्चों, 94.8%। वहां अलग अलग आपको शेड्यूल ट्राइब्स मिल जाएंगी। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी एससी नहीं रहता। ध्यान से सुनिएगा, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी एसटी नहीं रहता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में कोई भी एसटी निवास नहीं करता। ये दो फैक्ट जरूर याद कर लेना कि कहाँ एससी नहीं रहते हैं, कहाँ एसटी नहीं रहते हैं। एससी सब ज्यादा कहाँ होते हैं और कहाँ रहते हैं, और एसटी सब ज्यादा कहाँ रहते हैं। ये डेटा जरूर याद रखिएगा साथियों। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, अब भारत में 2011 में कुल मिलाकर 640 के आसपास जिले हुआ करते थे। अब एकदम एक्चुअल डेटा देना कि गुरुजी अब कितने जिले हैं, मेरे लिए थोड़ा टास्क हो सकता है। जब तक जनगणना का पूरा डेटा नहीं आता है तो उसको रोक देता हूं। अभी भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आप बता देते कौन है, लेकिन मैं जिला पूछ रहा हूं। जिला है आपका शेरचिप, लगभग 98.76%। मिजोरम का जिला गुरुजी। भारत का सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला गुरुजी वो है अलीराजपुर, 37.22%। मध्य प्रदेश का सोचो आप, अगर 100 लोग मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में रह रहे हैं तो 100 में से 37 लोग पढ़े लिखे हैं। भाई ध्यान दो, वहां के लोग, अगर आप यहाँ बैठे हो या सुन रहे हो इस बात को कि आपके यहाँ की स्थिति क्या चल रही है। इसके बाद 2001 से 2011 के दशक में निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई? तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश में। 2001 से 2011 में सबसे कम
जो निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो हुई है बच्चों राजस्थान में। इसके बाद मैं आपको बता दूं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब? 11 जुलाई को। ये कारण क्यों है कि क्यों मनाया जाता है ये तो सबको पता है, 11 जुलाई को मनाते हैं, बट मनाते क्यों है? इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि 5 जुलाई 1987 को पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब होने का अनुमान था, इसीलिए यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई 1987 को ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। इसके बाद मैं आपको लेकर आऊंगा कुछ फैक्ट, जहां आप लोगों से पूछूंगा भाई इन फैक्ट को बताइएगा कि इस बार के फैक्ट में आप कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं। कुछ एमसीक्यूज स्टार्ट हो जाए। लगभग 25 से 26 मिनट थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं आपसे 20 क्वेश्चन पूछता हूं और देखता हूं कि आप में से कितने बच्चे सही जवाब देंगे या कितने नहीं देंगे। ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है? बताइए, ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां बोलो भैया जल्दी। रोहित ने सबसे पहले जवाब दिया, वेल डन। तब आपका जवाब आ जाएगा मेरे भाई, वो है गुरुजी केरल। अब केरल को चाहो तो आप केरलम का नाम भी याद रख सकते हो, केरल, केरलम। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हमारे भारत में 10 की जनगणना कब शुरू की गई थी? अगर हमारे भारत में आपसे पूछता है कि 10 की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो भैया वो हुई थी 1881 में। कराने वाला कौन था गुरुजी? कराने वाला था रिपन। कराने वाला कौन था? रिपन था। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेकर चलूंगा आपको, हमारे भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपने राज्य याद किए हों, लेकिन एग्जामिनर थोड़े चतुर हो चुके हैं, वो रट्टाफिकेशन वाले बच्चे नहीं चलेंगे। गुरुजी ये दिबांग घाटी, दिबांग, दिहांग, देबांग, लोहित, सुबंसरी, धनसरी, ये मैंने बताया था किसकी ट्रिब्यूटरी होती है? गुरुजी ब्रह्मपुत्र की। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में उच्चतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो तब आपका जवाब हो जाए गुरुजी वो है ठाणे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर कौन से राज्य में है? न्यूनतम अंतर कौन से राज्य में है? तो गुरुजी आपका जवाब आ जाएगा वो है केरल। वहां तो सारे लोग पढ़े लिखे हैं। मैंने आपको बताया कि अगर केरल में 100 लोग रह रहे हैं तो लगभग 94.8% लोग पढ़े लिखे हैं। 93.84%, मतलब 94 कह सकते हो आप। अगले पर आ जाओ। ये तो मैं बता चुका हूं कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां महिला और पुरुषों की साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर है, वो राजस्थान है जी। वो क्या है? राजस्थान। सबसे कम केरल में है, सबसे ज्यादा राजस्थान में है। अगले पर आ जाओ, 2011 में सबसे ज्यादा जो हमारे भारत की लिटरेसी रेट रही थी वो केरल की थी, और केरल के बाद कौन से राज्य की थी ये आपने बताना है। लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा केरल का था, और केरल के बाद कौन से राज्य का था? तो केरल के बाद मिजोरम का था सर। अगले पर आ जाओ, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो गुरुजी वो हुई थी मेयो के शासनकाल में। और हुई कब थी? तो सर वो हुई थी 1872 में। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अगर सबसे ज्यादा पूछता तो मैं उत्तर प्रदेश जवाब दे देता, लेकिन वो पूछ रहा है सबसे कम। तो भैया सबसे कम कौन से राज्य में है? सिक्किम में है। ये वही सिक्किम है जो 1975 में हमारे भारत का राज्य बना था। ध्यान रखिएगा, 1975 में ये हमारे भारत का राज्य बना था। सवाल इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो जवाब दे सकते हो। अगला सवाल ये रहा बच्चों आपका, भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है? भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है ये आपने बताना है। भारत में सबसे उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर जी वो है उत्तर प्रदेश। अगले पर चले आओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? भाई क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो तब आपका जवाब आएगा पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, ये रहा। यूपी का तो चौथा नंबर है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट मैं दे रहा हूं अभी। अगले पर आ जाओ, सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा कि आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस यूनियन टेरिटरी का शिक्षा प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा है? तो तब आपका जवाब आ जाएगा सर वो है लक्षद्वीप का। अगले पॉइंट पर चले आओ, एससी सबसे ज्यादा कहां पर है ये आपने बताना है। अभी मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि एससी सबसे ज्यादा कहां पर है, मैंने आपको ये भी बताया एससी कहां नहीं है, मैंने ये भी बताया एससी टोटल कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है, परसेंटेज कितनी है, सब आपको बताया है। सही से इस वीडियो को 2 बार देख ले, फिर मत देखना कोई भी जनगणना की वीडियो। 2027 तक के लिए वीडियो काफी है, 2027 में पूरा डेटा आएगा, मैं एक वीडियो बाद में बना दूंगा। तो गुरुजी ये आपका जवाब आ जाएगा उत्तर प्रदेश। और वैसे अगर परसेंटेज पूछे 16.6, इसके आधे एसटी। अगले पॉइंट पर चले आओ, एसटी सबसे ज्यादा कहाँ है? तो एसटी मैंने आपको बता दिया, एसटी आपके मध्य प्रदेश में, एसटी आपके मध्य प्रदेश में। अगले पर आ जाओ, 2011 में भारत की पॉपुलेशन कितनी थी? 2011 में गुरुजी हम 121 करोड़ थे, आज 142 करोड़ हो गए, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कहीं छोटी छोटी वेबसाइट पर आपको दिख भी जाएगा, ऑफिशियल डेटा ये नहीं है अभी। अगले पर चले आओ साथियों,
सवाल नंबर नेक्स्ट ये कहता है कि किस जिले का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? तो गुरुजी हो जाएगा आपका माहे का। किसका? माहे। अगले पर चले आओ। भारत में 2011 में सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? अभी आपके सामने बताया था मैंने आपको कौन सा है, बताओ। चलो 2 ऑप्शन बताओगे। एर्नाकुलम भी नहीं है, कोट्टयम भी नहीं है, सी या ए, बी और सी में से बताना कौन सा है। बोलो भैया। तो तब आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी बी विल बी द राइट आंसर। अगले पर आइए। वो कह रहा है दोस्तों हमारे भारत की किस दशक, दशक मतलब 10 साल, टाइम पीरियड ऐसा रहा जब जनसंख्या बढ़ने के बजाय मतलब ना बढ़ी ना घटी, लगभग लगभग ऐसी रही थी। वो कौन सा टाइम पीरियड था? तो आपको बताया था वो समय था हमारा जब सबसे बुरा दौर रहा था, वो 1911 से 21 तक का समय था। अगले पर चले आओ। भारत के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो वो हो जाएगा आपका दमन का। अगले पॉइंट पर आ जाओ। आपको बताना था कि 2011 की जनगण, ये तो हो गया यार, जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो चुका है, तो केरल है गुरुजी ये वाला। इसको तो आप कभी ना भूलोगे। गुरुजी मैं केरल चला जाऊं क्या? नहीं, मैं इस बात को नहीं कह सकता भाई, जाओ मत जाओ। और क्यों जाना चाहते हो केरल, ये बताओ। अगले पर आ जाओ। लो भैया खत्म। यानी कि ये वो 30 मिनट की वीडियो है, पूरा एक्चुअक्ट 30-31 मिनट में मैंने ये वीडियो खत्म कर दी है। अगर आप चाहो और सही से मेहनत करो तो दोस्तों इस बार विजय आपकी होगी, सिलेक्शन आपका होगा। आप अगर ये चाहते हो कि पवन भैया ये जो थ्योरी वाली क्लास हमें 100 क्लास का प्रॉमिस किए हैं, जहां आप रेलवे, एसएससी, वनडे एग्जाम कोई भी आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, तो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत के साथ अपनी क्लास से विदा लेता हूँ। कोई छोटी मोटी गलतियाँ रही हो तो माफ़ी चाहते हैं कि कोई कई बार टेक्निकल इशू की वजह से दिक्कतें हो जाती हैं, आगे नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत साथियों।